नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। सुप्रीम कोर्ट ने टीकाकरण को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से टीकाकरण का पूरा हिसाब मांगते हुए कहा कि बजट में टीका खरीदने के लिए 35,000 करोड़ रुपए के अब तक के खर्च का हिसाब स्पष्ट किया जाए। इस बजट से 18 से 44 साल के आयु वर्ग के लोगों को टीके उपलब्ध क्यों नहीं हो सकते, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। साथ ही इसी आयु वर्ग के लोगों को पैसे देकर टीके देने की नीति पहली नजर में मनमाना और तर्कहीन कदम लगता है। कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी की अब तक की खरीद पर केंद्र को विस्तृत हलफनामा पेश करने का निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया है। इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी ए वैद्यनाथन। मई 31 को सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुआ था वैक्सीन पॉलिसी, वैक्सीन प्राइसिंग को लेकर। उस टाइम कोर्ट ने कहा था कि वो डिटेल ऑर्डर पास करेंगे बाद में। सो उसका ऑर्डर अभी थोड़ी देर पहले आया था। सो उसमें काफी कुछ चीजें कही गई है। सुप्रीम कोर्ट की मानना यही है कि जो सेंटर की वैक्सीनेशन पॉलिसी है बिल्कुल गलत है और सरकार दोबारा उसको पुनर्विचार करके दूसरी पॉलिसी लाना चाहिए। इसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि जो 18 से लेकर 44 इयर्स की जो लोग उनको वैक्सीनेट कर रहे हैं उनको पैसा देना पड़ रहा, लेकिन बाकी जो 45 से ऊपर उनको जो पैसा मुफ्त में हो रहा है। सो ये कहता है कि इक्वालिटी के खिलाफ है, ऐसे नहीं दे सकते। और कोर्ट ने ये भी पूछा है कि जो 35,000 करोड़ जो बजट किया गया था वैक्सीनेशन खरीदने के लिए, उसको लेकर जो 18 से 44 इयर्स को उनको फ्री मुफ्त में क्यों नहीं दे सकते हैं। और तीसरी पॉइंट उन्होंने कहा कि कई स्टेट ने मुफ्त में वैक्सीनेशन देने के लिए पॉलिसी अनाउंस किया, कई लोगों ने नहीं किया। इसलिए कोर्ट ने सारे स्टेटों को कहा कि आप हमें बताएं 2 हफ्ते के अंदर आप मुफ्त में दे रहे हैं या पैसे ले रहे हैं जो 18 to 44 इयर्स के लिए। और दूसरा, सेंटर की कहना यही था कि जो जुडिशरी है वो भी मतलब एग्जीक्यूटिव की सरकार की जो पॉलिसी डिसीजन है उसकी दखल नहीं देना चाहिए, मतलब दूर रहना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने ये कहा है कि पॉलिसी जरूरी है, सरकारी बनाती है, लेकिन वो पॉलिसी के ऊपर, पॉलिसी की वजह से जो कॉमन मैन सिटीजन्स की उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के ऊपर जो अफेक्ट होता है, उस टाइम जो कोर्ट चुपचाप बंद नहीं रह सकती। सो इसी के लिए उन्होंने कहा कि हम लोग जरूर सुनेंगे, क्योंकि इक्वालिटी, राइट टू लाइफ, ये सारे बातें जो पॉलिसी के ऊपर आता है। और इन्होंने ये भी कहा है कि जो डिजिटल डिवाइड होता है, जैसे गांव में रहते हैं और शहर में रहते हैं, जो इनको बुक करना पड़ता है जो वैक्सीनेशन के लिए, कोविन पोर्टल में करना पड़ता है। सो कोर्ट ने कहा है कि जो गांव में जो रहते हैं उनका जो सिर्फ 4% लोगों के पास कंप्यूटर होता है और दूसरा इंटरनेट भी बहुत कम है। ऐसे मामले में ये जो डिजिटल जो इनकी पॉलिसी है कोविन पोर्टल के ऊपर करना, वो बिल्कुल गलत होगा, वो इक्वालिटी के खिलाफ भी होगा। सो ये सारे बातें लेकर उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते के अंदर सरकार एफिडेविट फाइल करेगी। 30 तारीख मतलब जून 30 तारीख को सुप्रीम कोर्ट दोबारा ये केस लेगी। लेकिन कोर्ट ने कई क्लैरिफिकेशन इनको मांगा है कि प्राइसिंग के ऊपर भी क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों सारे वैक्सीनेशन जो डोजेस खरीद कर स्टेट को क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट को जो फाइनेंशियल पॉलिसी है उसको जो वो खरीदते हैं पैसे देकर जो वैक्सीनेशन है उसमें काफी फर्क पड़ेगा। उन्होंने ये भी पूछा है कि जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट, जैसे वैक्सीन खरीदते हैं सेंटर से तो स्टेट लेके जाने के बाद कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, उसकी क्या फैसिलिटी है, क्या इंप्रूव हुआ, ये सारे बातें उनको सेंटर को बताना पड़ेगा 2 हफ्ते के अंदर। सो बाद में कोर्ट ये 30 तारीख को कोर्ट दोबारा सुनवाई करेगा। लेकिन बात यही है, लेकिन सेंटर इसको दोबारा रिविजिट करेगा, अपनी पॉलिसी चेंज करेगा, ये सब देखने वाली बात है। 30 तारीख जून को सुप्रीम कोर्ट दोबारा इसमें सुनवाई करेगी। उधर एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने देश में टीकाकरण की धीमी रफ्तार पर चिंता जताई है। एनडीटीवी से खास बातचीत में उन्होंने कोरोना की दूसरी लहर के लिए सीधे तौर पर पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहराया। 4.5 महीने में मोदी सरकार ने सिर्फ भारत की पॉपुलेशन के 3.2% लोगों को 2 डोसेस वैक्सीनेशन के मिले हैं, 4 करोड़ 30 लाख, और 1 डोज जिसको मिला है भारत की जनता को वो 16 करोड़ 55 लाख के करीब है। 4.5 महीने में हमने ये किया है। अब आप बताइए कि तीसरी वेव के लिए, अगर खुदा ना खास्ता तीसरा वेव आता है, अगर आता है, ना आए हम तो दुआ करें कभी ना आए, कोई वेव ना आए, तो हमने क्या तैयारी की है?
इस बीच ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर कहा है कि टीकाकरण अभियान की सफलता के लिए आवश्यक है कि केंद्र सरकार वैक्सीन खरीद कर राज्यों को दें और इसे लेकर राज्यों में आपस में युद्ध न हो। उन्होंने लिखा कि कोरोना महामारी के तीसरे दौर से लोग डरे हुए हैं, हर नागरिक इससे प्रभावित है, अपनों को खो रहा है। कोरोना से भविष्य में बचने का सबसे अच्छा तरीका टीकाकरण ही है। जिन देशों में ज्यादा टीके लगे वहां कोरोना के हालात सुधरे हैं। युद्ध स्तर पर हर राज्य में टीकाकरण जरूरी है। वैक्सीन खरीद को लेकर राज्यों में कोई जंग न हो। ग्लोबल टेंडर के बजाय केंद्र वैक्सीन खरीद कर राज्यों को दे। राज्यों को अपने स्तर पर टीकाकरण करने का अधिकार हो। आपको बता दें कि केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन भी एक ऐसा ही पत्र लिख चुके हैं। आज ममता बनर्जी ने कहा है कि इस मुद्दे पर विपक्ष के शासन वाले सभी राज्य साथ हैं। और गांव में कोरोना के संक्रमण और इससे हो रही मौत के आंकड़ों पर लगातार उठ रहे सवालों के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि अब तक जिले के हिसाब से दिए जा रहे कोरोना के आंकड़े की रिपोर्टिंग में अब गांव के हिसाब से भी होनी चाहिए। बाकायदा इसके लिए पोर्टल में भी इंतजाम कर दिया गया है। गांव में कोरोना के आंकड़े अब राज्यों को देने होंगे। अब तक राज्य जिलेवार तरीके से कोरोना के आंकड़े केंद्र से साझा करते थे। गांव के आंकड़ों को लेकर उस पोर्टल पर भी व्यवस्था कर दी गई है, जिस पर अब तक राज्य रिपोर्ट साझा कर रहे थे। जिले की आबादी को राज्य ग्रामीण, अर्धशहरी, जनजातीय में बांटकर डेटा दे सकते हैं। किस हिसाब से गांव के आंकड़े जमा किए जाएं, इस बात को राज्यों के ऊपर छोड़ा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बार बार इस बात को माना है कि अब संक्रमण टायर 2 और टायर 3 सिटी तक जा पहुंचा है, यानी छोटे शहर और कस्बों तक। यही वजह है कि 16 मई को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ग्रामीण, अर्धशहरी और आदिवासी इलाकों में कंटेनमेंट और मैनेजमेंट को लेकर अलग से गाइडलाइन जारी की थी। इस महीने देश भर में होने वाले चौथे सीरो सर्वे में गांवों से ज्यादा सैंपल लेने पर जोर है। गांव को लेकर डेटा कलेक्शन की इस नई नीति के जरिए कोशिश है कि संक्रमण के स्तर का आकलन किया जा सके और टेस्टिंग और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर ठोस रणनीति बनाई जा सके। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम ने भारतीय अर्थव्यवस्था की कमजोर हालत को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा, तो जवाब में सरकार की ओर से केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में पर इसका असर पड़ा है। क्या भारत की अर्थव्यवस्था कोई द्वीप है जो हाशिए पर है? ये सवाल अनुराग ठाकुर ने ट्वीट के जरिए पूछा है। उन्होंने कहा है कि क्या बाकी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में जीडीपी कमजोर नहीं हुआ? फ्रांस की जीडीपी 8.2%, जर्मनी की 4.9%, इटली की 8.9% और यूके की 9.9% जीडीपी गिरी है। पिछले साल कनाडा, रूस, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका की जीडीपी भी कम हुई। साल 2020-21 के अंतिम तिमाही में भारत की विकास दर 1.6% बढ़ी है। कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भारत की विकास दर का अनुमान 12.5% बताया है। ये अनुराग ठाकुर ने अपनी ओर से ट्वीट करके पी चिदम्बरम को जवाब दिया है। अब बात करते हैं पंजाब की, जहां कुछ महीनों में चुनाव होने हैं। कांग्रेस की दिल्ली में 3 पर्यवेक्षकों की टीम बनाई गई, जिनसे असंतुष्ट नेताओं की मुलाकात का सिलसिला लगातार जारी है। इससे साफ इशारा भी मिल रहा है कि कैप्टन अमरिंदर की टीम में सब कुछ ठीक नहीं है। वहीं सिद्धू के तेवर बरकरार हैं, जबकि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को आज पर्यवेक्षकों से मिलना था, लेकिन अभी तक उनके दिल्ली आने की खबर नहीं है। इस बीच पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एचएस हंसपाल ने कहा कि ये कमेटी पहले बननी चाहिए थी। साथ ही सिद्धू और कैप्टन दोनों को आमने सामने बैठकर बातचीत कर लेनी चाहिए। और पंजाब में कांग्रेस के अंदर चली खींचतान के बीच पंजाब के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष एचएस हंसपाल से बात की हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने। हमारे साथ एचएस हंसपाल साहब हैं, जो कि राज्यसभा सांसद रहे हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट रहे हैं, कांग्रेस पंजाब के समय पेडा के चेयरमैन हैं। सर, कैसे देख रहे हैं कि क्या कोई फॉर्मूला निकलेगा, क्योंकि सिद्धू साहब ने तो खुली बगावत कर रखी है कैप्टन साहब के खिलाफ? ऐसा है कि जो प्रक्रिया, जो सिस्टम इस वक्त चल रहा है, एमएलए को बुलाने का, एमपीज को बुलाने का और हम लोगों को बुलाने का, ये एक्चुअली बहुत लेट है। इससे पहले होना चाहिए था। काफ़ी नुकसान हो गया है, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए। अगर अभी भी जैसे
आज की तारीख में लोग कोई बात करते हैं कि पंजाब में डेवलपमेंट नहीं हुई, पंजाब में फला काम नहीं हुए, लेकिन आज की तारीख में अभी जो 5-6 महीने हैं वो कैप्टन साहब वो सारे काम कर सकते हैं। आज की तारीख में कैप्टन साहब को बदलने की जो बात है वो बिल्कुल कांग्रेस के लिए हानिकारक होगी, लेकिन एट द सेम टाइम सिद्धू को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। हाईकमांड को चाहिए, मैं यही बात कहूँगा जाकर, कि दोनों के एडजस्टमेंट करके और कांग्रेस को इकट्ठा करके इलेक्शन लड़ा जाए। आप कमेटी के सामने जा रहे हैं अपनी बात रखने के लिए, क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको? वो मुझसे पूछेंगे एज ए सीनियर कांग्रेसमैन ऑफ पंजाब ख़ास तौर से, तो यही बात उनके सामने रखने जा रहा हूँ कि बीच का रास्ता निकाला जाए। हाँ, दोनों को एडजस्ट किया जाए। आपको लगता है सर 6-7 महीने मतलब 8 महीने या 1 साल से भी कम वक्त बचा है चुनाव का, थोड़ा देर नहीं हो गई है? बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का फ़ायदा उठा सकती हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी एक मजबूत विकल्प के तौर पर उभर रही है पंजाब में, थोड़ा देर हो गई है? सारे जो कंसल्टेशंस कर रहे हैं पहले करने चाहिए। हो गई है, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि आप पार्टी उभर रही है, आप पार्टी की अभी कोई ऐसी बात है नहीं, लेकिन अगर हम आपस में बढ़ जाएंगे तो उसका फ़ायदा ज़रूर आप पार्टी को मिलेगा, ये हमें मान के चलेंगे। ठीक है, हंसपाल साहब का कहना है कि वो अपनी कमेटी के सामने बात रखेंगे, और एक बहुत अहम बात कही उन्होंने कि सिद्धू साहब और कैप्टन साहब की लड़ाई में नुकसान पार्टी का हो सकता है, चुनाव सर पर है और आला कमान को एक ऐसा बीच का रास्ता निकलना चाहिए जिससे दोनों के एडजस्टमेंट हो और मजबूती के साथ कांग्रेस चुनाव में अगले साल जाए। सहयोगी राकेश के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में महोबा के एक अनुसूचित जाति के युवक ने थाने में तहरीर दी है कि आजादी के 74 साल में कभी उसके गांव में अनुसूचित जाति के किसी दूल्हे को घोड़ी पर नहीं बैठने दिया गया। अब वो घोड़ी पर बैठकर बारात में जाना चाहता है, लेकिन जब वो घोड़ी पर बैठे तो पुलिस उसकी सुरक्षा करे। दरअसल दबंगों ने बारात पर हमले की धमकी दी है, पुलिस ने सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। इन इलाकों में अनुसूचित जाति के दूल्हे अपनी बारात में पैदल जाते हैं। इसके पीछे जातिवादी और सामंतवादी सोच ये है कि घोड़े पे बैठ के वे सबके बराबर हो जाएंगे, दूल्हा बन के धूल मिट्टी में पैदल चलेंगे तो औकात में रहेंगे। अब माधवगंज गांव का अलग इस सोच से बगावत पे आमादा है। मैं पुरानी परंपराओं को नहीं मानूंगा, क्योंकि हमारा देश भारत बाबा साहब के संविधान से चल रहा है। उस संविधान में सबको समानता का अधिकार दिया गया है, और जब अन्य समाज घोड़ी से बारात निकाल सकते हैं तो हम क्यों नहीं निकालेंगे? हम नहीं मानेंगे उन बातों को। गांव में शेड्यूल कास्ट की शादी में नाचने गाने पे रोक नहीं है, बाकी रस्में भी वे कर सकते हैं, कोई नहीं बोलेगा, लेकिन घोड़े पे तो सिर्फ ऊंची जाति वाले ही बैठते हैं, उसकी इजाजत नहीं है। अलग के पिता गया दिन की शादी 52 साल पहले हुई थी, तब भी घोड़ी चढ़ने की इजाजत नहीं थी, आज भी नहीं है। मेरी भी बारात पैदल दूल्हा निकासी की, मेरी भी बारात पैदल निकली, और भी हमसे बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं उनकी भी बारातें पैदल निकली। रछवाई पैठाई में घोड़ी पे नहीं बैठने दिया। अगर मेरे बेटे की शादी घोड़ी पे बैठ के रछवाई फेरेगी तो सब जितने हमारे परिवार और समाज के हैं सबके भी गैल खुल जाएगी, सबके लिए दूल्हा निकासी घोड़ी से जाएगी बारात। अलग के घर शादी का माहौल है, आंगन में शादी के बुंदेलखंडी गीत गाए जा रहे हैं, कार्ड भी छपके आ गए हैं, मेहमानों के नाम लिख डाक में भेजे जा रहे हैं। अपनी हैसियत के मुताबिक शादी का जोड़ा जामा भी बनवाया है, उसकी माँ हमें दिखाती है। लेकिन एक अनजाने खौफ से अलग शादी के माहौल में भी फूट फूट के रोता है। बेटे की इच्छा है तो हमारी इच्छा है, तो हम कह रहे बेटा जैसे चाहे उसको करेंगे, तो घबरा मत। अलग के गांव में जिंदगी बदस्तूर चलती है। कुछ मेमने चारागाह में चुहल करते हैं, कुछ बच्चे गांव की गलियों में टायर दौड़ाते हैं, कुछ कंचे खेलने में मशगूल हैं, कंचों पे यूं निशाने लगाते हैं मानो दुनिया जीत लेंगे। लेकिन अगर अलग घोड़े पे नहीं बैठ पाया
तो शायद ये भी जवान होके पैदल बारात लेके जाएंगे। कभी कहा गया कि शूद्र चाहे खरीदा गया हो या नहीं, लेकिन उसका जन्म ही ब्राह्मण का दास बनने के लिए हुआ है। कभी उसके जिस्म के पिछले हिस्से पे झाड़ू बांध दी गई ताकि चलते हुए उसके अशुद्ध पैरों के निशान मिट जाएं, और कभी उसकी औरतों के जिस्म के ऊपरी हिस्से को ढकने पे टैक्स लगा दिया गया। लेकिन अगर आज़ादी के इतने दिन बाद भी ये हो रहा हो तो ये शर्मनाक है। महोबा में इरफान पठान और राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया।